मेरे भावी शिक्षकों, नमस्कार। आज हम आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। शिक्षा मनोविज्ञान यानी अधिगम। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत जो अधिगम आता है, उस अधिगम की परिभाषाएं, अर्थ, अधिगम क्या है, अधिगम की किन किन विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं, किन किन मनोवैज्ञानिकों ने, बहुत अच्छे ढंग से ट्रिक के साथ आपको तुरंत याद हो जाएगा। मैं ऐसे समझाने की कोशिश करता हूं। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में। तो शिक्षा मनोविज्ञान, जैसा कि हम जानते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी। शिक्षा तो आप जानते हैं शिक्षा क्या है, और मनोविज्ञान हम आपको समझा दे रहे हैं। मनोविज्ञान की परिभाषाएं अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से दी हैं। कुछ लोग मानते हैं मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, कुछ लोग कहते हैं मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, कुछ लोग कहते हैं मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, कुछ लोग कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। तो इस प्रकार आत्मा का, मन का, चेतना का एवं व्यवहार का विज्ञान ही मनोविज्ञान कहलाता है। मन का विज्ञान ही मनोविज्ञान कहलाता है। इस शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम टॉपिक पे हम बात करते हैं। और मनोविज्ञान का सीधा सीधा अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन, मतलब व्यवहार का अध्ययन करना। प्राणी के व्यवहार का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। प्राणी के मन के व्यवहार का अध्ययन करना या प्राणी के व्यवहार का अध्ययन करना, ये सब क्या है? ये मनोविज्ञान है। तो मनोविज्ञान में सबसे पहले आता है, जो बात आती है वो है आपकी अधिगम। चलिए, अधिगम का अर्थ क्या है, अधिगम की परिभाषाएं क्या हैं, थोड़ा इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो अधिगम क्या है? लर्निंग। अधिगम माने लर्निंग। इतना आप ध्यान रखिए कि अधिगम का मीन्स होता है, अधिगम का अर्थ होता है लर्निंग। लर्निंग माने सीखना, यानी अधिगम माने सीखना। जो कुछ हम सीखते हैं वो क्या है? अधिगम है। तो जब हम सीखते हैं वो अधिगम है, तो इसकी परिभाषा भी सीधे सीधे वही है। संकीर्ण अर्थों में या संकुचित अर्थों में इसकी हम इसको अधिगम को हम परिभाषित करें तो अधिगम क्या है? अधिगम सीखना है। ठीक है। संकीर्ण अर्थों में इसकी परिभाषा अधिगम का अर्थ सीखना होता है, और व्यापक अर्थों में अगर ले लें तो अधिगम का अर्थ है व्यवहार। अब व्यवहार क्या होता है? व्यवहार क्या है? जो हमारी क्रिया, जो हमारी एक्टिविटी बाहरी रूप में दिखाई देती है वही है व्यवहार। तो व्यवहार अधिगम है। ठीक है, व्यवहार अधिगम है, यानी अधिगम का अर्थ एक व्यवहार भी है और अधिगम का अर्थ सीखना भी है। ठीक है। मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम को व्यवहार कहा है, अधिगम को सीखना कहा है, कि अधिगम सीखना है, अधिगम व्यवहार है। चलिए आगे हम देखते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ऐसी कोई शिक्षक भर्ती या ऐसी कोई शिक्षक संबंधी जो भी परीक्षाएं हैं, सब में काम आने वाला है। इसीलिए हम एक टॉपिक बड़ी मेहनत के साथ आपके लिए लेके आए हैं। तो व्यवहार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ये भी एक प्रश्न बनता है कि व्यवहार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जेबी वाटसन ने किया था। जेबी वाटसन जी ने, सॉरी यहाँ पे लेकर आए थे। ठीक है। जेबी वाटसन जो है व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम, व्यवहार शब्द को लेकर के आए थे इस मनोविज्ञान की दुनिया में, जेबी वाटसन। तो व्यवहार शब्द को लाने वाले कौन है? तो जेबी वाटसन है। लेकिन एक बात और मिलती है हमें कि 1905 ईस्वी में विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान की अवधारणा में व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। अगर प्रश्न बनता है कि व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो वो विलियम मैकडूगल ने किया। कब किया? 1905 में किया। और व्यवहार शब्द को सर्वप्रथम मनोविज्ञान में लाने वाले कौन है? व्यवहार शब्द के जनक कौन है? तो ये आपके हैं जेबी वाटसन जी। ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हुआ कि 1905 ईस्वी में विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, अगर इसका नाम हिंदी में कहें तो मनोविज्ञान की अवधारणा, ठीक है, तो इस पुस्तक में इस व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था
हमारे विलियम मैकडूगल जी ने, यानी मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, और व्यवहार शब्द के जनक या लाने वाले जेबी वाटसन हैं। ठीक है, मनोविज्ञान की दुनिया में। तो व्यवहार हमने अभी बताया आपको, व्यवहार है क्या। अब कुछ लोगों को समझ में आया व्यवहार क्या है, बिहेवियर की परिभाषा क्या है। तो बिहेवियर यानी व्यवहार वो क्रिया होती है जो आपको बाह्य रूप में किसी प्राणी के एक्टिविटी में, बाह्य रूप में किसी क्रियाशीलता में दिखाई देती है, वो व्यवहार होता है। ठीक है, और व्यवहार में जो परिवर्तन हो जाता है वही अधिगम है। अधिगम क्या है, आपसे कोई सामान्यता पूछ ले कि अधिगम क्या है यार, तो आप बता दीजिए कि व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। चेंज इन बिहेवियर, बिहेवियर में चेंज अधिगम है, व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। अब व्यवहार में परिवर्तन 3 कारणों से हो जाता है, अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव। 3, अगर आप अभ्यास कर रहे हैं तो भी आपके व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा। अगर आपको प्रशिक्षण दे दिया गया तो आपके व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा। अगर आप अनुभव ग्रहण कर रहे हैं तो ये भी आपके व्यवहार में परिवर्तन है। तो व्यवहार में परिवर्तन इन 3 कारणों से आता है, अभ्यास, प्रशिक्षण एवं अनुभव। इन 3 कारणों से व्यवहार में परिवर्तन आता है, और यही परिवर्तन ही, यही व्यवहार में, इसी व्यवहार में, इसी परिवर्तन को हम अधिगम कहते हैं, हम सीखना कहते हैं। आपने अभ्यास किया, बार बार लिखने का अभ्यास किया। अब बच्चा टेढ़ा मेढ़ा ए बना रहा था, अब वो पूरा अच्छा खासा ए बना दे रहा है। पहले वो ऐसे ऐसे ए बनाता था, अब वो सीधा सीधा ए बना दे रहा है। तो इसका मतलब उसने आपको क्या, बाहरी रूपरेखा में उसका व्यवहार नजर आ रहा है। पहले उसका व्यवहार ऐसा था, ठीक है, पहले उसका व्यवहार ऐसा था, अब उसका व्यवहार ऐसा है। तो आपको नजर आ रहा है ये टेढ़ा है, ये सीधा अक्षर है। यानी उस बच्चे ने अधिगम कर लिया, बच्चे ने सीख लिया, तो वो इससे यहां तक पहुंच आया। तो ये व्यवहार में परिवर्तन ही उसके हो गया। पहले उसका व्यवहार ऐसा हुआ करता था, अब उसका व्यवहार बिल्कुल बुक की तरह ऐसा हो गया। तो यानी अब व्यवहार में परिवर्तन हो गया, और किस कारण हुआ, अभ्यास के कारण यहां पर हुआ। तो अभ्यास में आए हुए, अभ्यास के कारण आए हुए परिवर्तन को भी हम अधिगम कहते हैं। अब प्रशिक्षण, एक अप्रशिक्षित शिक्षक किसी बच्चे को पढ़ा रहा है, वो छड़ी लेकर के आता है और बच्चे को पीट देता है, डर के मारे उसको याद करवा लेता है। कभी कभी बच्चा वो स्कूल से भाग जाता है, घर को नहीं जाता है, कभी कभी स्कूल ही नहीं आता है, रास्ते में बैठा रहता है। तो ये सब क्या है, अप्रशिक्षित अध्यापक के गुण हैं। अब अप्रशिक्षित अध्यापक जो है उसमें क्या है, वो बच्चे को छड़ी से मारता है। लेकिन जो प्रशिक्षित अध्यापक है वो समझ रहा है कि बच्चे को किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जाएगा, और वो सीधा सीधा मनोविज्ञान और बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवस्थित रूप से, सुचारू रूप से चलाता है। यानी वो बाल केंद्रित शिक्षा को अपनाता है, वो सारी नियमावली को पढ़ता है। उसने एनसीएफ पढ़ा, उसने एनसीईआरटी पढ़ा है, उसने आरटी एक्ट पढ़ा है, वो सब पढ़ा है। तो वो प्रशिक्षण के कारण उसके व्यवहार में वो परिवर्तन है। और एक अप्रशिक्षित अध्यापक तो उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं है, यानी उसने अधिगम नहीं किया है। अनुभव, अनुभव से भी व्यवहार में परिवर्तन आता है। हम आज 10 साल के हैं तो हमारी एक्टिविटी, हमारा व्यवहार किसी दूसरे तरीके का होगा। हम धीरे धीरे अनुभव ग्रहण करते जाएंगे तो हमारा अब इस अनुभव के द्वारा भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। ये क्या है, अनुभव के द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, तो इसका मतलब है कि हम अधिगम कर रहे हैं। अभ्यास के कारण, प्रशिक्षण के कारण, अनुभव के कारण जो भी परिवर्तन हमारे दैनिक जीवन में होते हैं, हमारे प्राणी के जीवन में होते हैं, वो सब अधिगम के अंतर्गत आते हैं, यानी कि उसने अधिगम कर लिया है। अब सीधी सी परिभाषा एक हो जाती है कि अभ्यास, प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में आए हुए स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। देखो, स्थायी परिवर्तन होता है, ठीक है। अभ्यास, प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा, अभ्यास, प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में आए हुए स्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। और व्यवहार में परिवर्तन अस्थायी कारणों से भी आता है। व्यवहार में परिवर्तन काहे से आता है, अस्थायी कारणों से भी आता है। परिपक्वता के कारण भी व्यवहार में परिवर्तन आता है। आज आदमी 16 साल का है तो उसके व्यवहार में उसका व्यवहार दूसरे तरीके का हो रहा है, लेकिन वो परिपक्व थोड़ा हो रहा है। वो देखो, कक्षा 10 का विद्यार्थी जो है कक्षा 12 की बुक को नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि वो उतना परिपक्व नहीं है। फिर इसके बाद वो परिपक्व जब होता है, जब वो परिपक्व हो जाता है, कक्षा 12 में आ जाता है, तो वो हमें लगता है बीए की किताबों को भी समझने लगता है, ग्रेजुएशन की किताबों को भी हल्का फुल्का समझने लगता है। तो ये कारण है परिपक्वता का है।
वो इतना परिपक्व नहीं था, इतना बुद्धिमान नहीं था, लेकिन अब वो क्या है, वो परिपक्व हो गया है। थकान के कारण भी अधिगम में परिवर्तन होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है, वो अधिगम कहलाता है। थकान के कारण हो जाता है। एक व्यक्ति बहुत थका हुआ है तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन ये अस्थायी रहता है, अस्थायी। ठीक है, थकान उसको लगी और वो आता है, बहुत धूप से आया है और वो घर में घुसा है, फिर अगर उसको पत्नी ने कोई बात कह दी तो तुरंत झगड़ा प्रारंभ, यानी वो थकान के कारण ही उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया। हालांकि वो झगड़ेलू नहीं है, ठीक है, वो झगड़ेलू नहीं है, परंतु थकान के कारण उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया और उसने झगड़ा कर दिया। अब बीमारी के कारण भी आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। या तो बहुत क्रोधी व्यक्ति होता है, उसका क्रोध खत्म हो जाता है बीमारी के कारण, या तो जिसको क्रोध नहीं आता है, बहुत शांत व्यक्ति होता है, वो बीमारी के कारण, कमजोरी के कारण उसमें क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो ये व्यवहार में परिवर्तन बीमारी के कारण भी आ जाता है। अब संवेगात्मक विकास, अगर उसके संवेगों का विकास हो रहा है एक बालक के, तो उसमें भी जो परिवर्तन आएगा उसके व्यवहार में, वो अधिगम कहलाएगा, क्योंकि संवेगात्मक विकास, उसके संवेगों का विकास हो रहा है। संवेगात्मक विकास, संवेगों का विकास हो रहा। संवेग क्या है? ठीक है, संवेग तो आप समझ रहे हैं। संवेग सामान्य सी बात है। संवेग हमारे अंतःकरण में उत्पन्न होते हैं। रोना, विलखना, दुख, विलाप, ये सब क्या है? संवेग हैं। आंतरिक पीड़ा, ये सब संवेग हैं। हंस लेना संवेग हैं। तो इन सब का विकास जब होता जाता है तो बच्चा धीरे धीरे उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। मादक पदार्थों का सेवन, एक शराबी व्यक्ति है जो वो नशे में नहीं होता है, मादक पदार्थों का सेवन जब तक वो नहीं करता है तब तक उसका व्यवहार किसी दूसरे तरीके का, उसकी एक्टिविटी किसी दूसरे तरीके की होती है। और जैसे ही वो मादक पदार्थों का सेवन कर लेता है यार, तो वो बहुत बड़ा महाराजा बन जाता है, कभी बहुत बड़ा भिखारी बन जाता है, वो रोता भी है, वो हंसता भी है, तो व्यवहार में परिवर्तन उसके आ गया। लेकिन ये सब परिवर्तन जो है मूल प्रवृत्ति के कारण भी, ये सब परिवर्तन जो है उसके अस्थायी परिवर्तन होते हैं, और ये अस्थायी कारण है व्यवहार में परिवर्तन के, ये अस्थायी कारण है, क्योंकि ये बहुत देर तक नहीं टिकते हैं। मूल प्रवृत्ति के कारण क्या होता है? मूल प्रवृत्ति, जैसे हमें भूख लगना, हमें भूख लगती, मूल प्रवृत्ति है हमारी भूख लगना। ठीक है, ये कोई हम बाद में तो अर्जित तो है नहीं, ये जन्मजात है, और जो जन्मजात है वो मूल प्रवृत्तियां हैं। तो मूल प्रवृत्ति के कारण हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। हमें भूख लगी तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ये अस्थायी है, स्थायी नहीं रहता। हम जैसे ही खाना खा लेते हैं हमारा क्रोध शांत हो जाता है, हमारी चिड़चिड़ापन जो होता है वो शांत हो जाता है, स्ट्रेस होती, थकान होती, वो शांत हो जाती है। अब हम परिभाषाओं की बात कर लेते हैं। तो परिभाषाएं क्रो एंड क्रो के अनुसार, ये क्रो एंड क्रो थे कौन? एक क्रो मतलब एक कौवा, दो कौवा, दो कौवे थे। अरे यार, कौवे नहीं थे, मतलब नाम था। क्रो एंड क्रो, तो एक क्रो हस्बैंड और वाइफ दोनों थे, पति पत्नी दोनों, यानी दंपति थे। ठीक है, क्रो एंड क्रो दंपति थे, एक वाइफ थी और एक हस्बैंड थे। तो इन दोनों ने, ये दोनों मनोवैज्ञानिक थे, तो इन्होंने परिभाषा दी, आदत ज्ञान अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। जब आप में आदतों का विकास हो जाएगा, जब आप में ज्ञान का विकास हो जाएगा, जब आपको अभिवृत्तियों का विकास हो जाएगा, तो क्या है? यही अधिगम है। अगर हम इसको बात करें तो इसको एक आप याद कर लीजिए, आज। ठीक है, आज याद कर लीजिए, एक ट्रिक है आज। आज आज याद कर लीजिए। आ से आदत, अभिवृत्ति और जा से ज्ञान। इन आज का, यानी दो कौवों ने आज अधिगम सिखाया। दो कौवों ने आज अधिगम सिखाया। अब आज क्या है? आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन ही अधिगम है। तो ये परिभाषा आपको क्लियर हो गई। अब गिलफोर्ड मतलब, गिल माने गाल, समझ लो, गाल। तो गिल माने गाल, अब ये गाल है, समझ लो, गाल पर फोड़ो, गाल पर फोड़ो, गिलफोर्ड, गाल पर फोड़ो, यानी कि जब आप किसी के गाल पर फोड़ेंगे, उसको तमाचा मारेंगे, तो वो क्रोधित हो जाएगा, तुरंत उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा और तुमको भी तमाचा मार देगा। जैसे आप किसी से झगड़ा करते हैं तो आपसे भी झगड़ा करने लगता है, क्योंकि पहले तो झगड़ा नहीं था, शांत व्यवस्था में खड़ा था, अब आप गए उसको थप्पड़ मार रहे हैं तो वो भी थप्पड़ मार रहा है। एक्टिविटी जैसी आपकी है
वैसी ही उसकी प्रतिक्रिया हो रही है, आपकी अनुक्रिया और उसकी प्रतिक्रिया दोनों बराबर हो रही हैं, तो ये व्यवहार में के द्वारा ही व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, तो ये अधिगम है। तो गिलफोर्ड मतलब गाल पर फोड़ो, इतना याद रखो कि जब हम किसी के गाल पर फोड़ते हैं तो वो भी हमारे गाल पर पीट देता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे व्यवहार के द्वारा जो दूसरे के व्यवहार में परिवर्तन आ गया, उसको हम क्या कहते हैं? अधिगम। पहले भैया वो मारता पीटता नहीं था, लेकिन हमने मारा तब वो मारा, तो व्यवहार के द्वारा जैसा व्यवहार हमने उससे किया वैसा ही व्यवहार उसने हमसे किया, तो ये हो गया आपका अधिगम। तो व्यवहार के द्वारा व्यवहार में आए हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, ऐसा गिलफोर्ड ने आपको बताया है। तीसरी परिभाषा वी.एफ. स्किनर की बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछी जा चुकी है। व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है। तो उत्तरोत्तर इतना याद रखिए, और स्किनर बाद में लगा है ना, उत्तरोत्तर और स्किनर, तो स्किनर उत्तरोत्तर, यानी व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है। व्यवहार में अनुकूलन लाना, व्यवहार को अपने हिसाब से ढालते जाना ही क्या है? अधिगम है। विलियम वुडवर्थ ने कहा, वुड माने तो लकड़ी होती भैया, तो विलियम वुडवर्थ ने कहा अधिगम विकास की ही एक प्रक्रिया है। माना अधिगम क्या है? विकास की ही एक प्रक्रिया। विकास होता है तो अधिगम होता है। जैसे जैसे विकास होता जाता है वैसे वैसे अधिगम हमारा मजबूत होता जाता है। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही अधिगम है। यानी कि नवीन वुड आप याद कर लीजिए, नवीन वुड मतलब नवीन लकड़ी, तो नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही अधिगम है। अब नवीन ज्ञान नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही अधिगम है। ये परिभाषा आपकी विलियम वुडवर्थ की है, और अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। ठीक है, नवीन याद कर लीजिए, नवीन लकड़ी वुड। पांचवी परिभाषा आपकी गेट्स महोदय की है। गेट्स महोदय कहते हैं कि प्रशिक्षण एवं अनुभव के कारण व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। अब हमारे गेट पे, ठीक है, हमारे गेट पे, गेट्स मतलब गेट पे, अपने गेट पे प्रशिक्षित एवं अनुभवी लोग बैठे हुए हैं। गेट पे कौन बैठा है? प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, गेट पे बैठे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं अनुभवी लोग। फिर उनके व्यवहार में आ रहा है परिवर्तन, तो क्या हो गया? ये अधिगम हो गया। तो प्रशिक्षण एवं अनुभव के कारण व्यवहार में आए परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। ये गेट्स की परिभाषा ध्यान रखिएगा। पावलोव सीखना अनुकूलित अनुक्रिया के फलस्वरूप आदत का निर्माण है। अनुकूलित अनुक्रिया के फलस्वरूप आदत का निर्माण है। तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव ने दिया था। तो अनुकूलित अनुक्रिया याद रखिए, आपको पावलोव की परिभाषा याद हो गई। ठीक है, जो बीएड फर्स्ट ईयर में है, देखो सारे शिक्षक भर्ती में ये इंपॉर्टेंट है, और बीएड जो कानपुर विश्वविद्यालय से कर रहे हैं प्रथम वर्ष में, उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनकी 3rd पेपर में ये टॉपिक आया है, तो उनको भी याद करना है। तो जो बीएड फर्स्ट ईयर में है उनको तो लिखना होता है, लेकिन जो हमारे कंपटीशन के विद्यार्थी हमारे महोदय हैं, हमारे सब श्रीमान जी हैं और हमारे मित्र हैं जो कंपटीशन दे रहे हैं, यानी कि भावी अध्यापक होने जा रहे हैं, तो ये देखो, आप अगर प्रशिक्षु हैं, ठीक है, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, छात्राध्यापक हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको आगे काम देगा और आपके इस एग्जाम में भी काम देगा। तो जितने भी सी-टेट हो, चाहे वो MP टेट हो, चाहे UP टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे H टेट हो, जितने भी शिक्षक भर्तियां हैं जिसमें भी मनोविज्ञान आता है, उसके लिए अधिगम टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि यहाँ से कोई भी सवाल एक न एक तो फंसता ही फंसता है, एक न एक सवाल यहाँ से अवश्य आता है। ठीक, तो पावलोव का आप याद कर लेंगे अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के माध्यम से। काल्विन एक हुए हैं, अनुभवों द्वारा पूर्व निर्धारित व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। तो काल्विन क्या कहते हैं? अनुभवों द्वारा पूर्व निर्धारित व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। देखो, पूर्व निर्धारित जो हमारा व्यवहार था, अब क्या हो गया है? उस पूर्व निर्धारित व्यवहार में हमारा अधिगम परिवर्तन होकर के अधिगम हो गया। यानी जो हमारे अनुभवों द्वारा पूर्व निर्धारित व्यवहार था उसमें भी परिवर्तन आ गया, तो और हमने अधिगम कर लिया, तो ये अधिगम आपका हो गया। तो कैसा लगा आपका वीडियो अवश्य बताइए, और थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, और अगर जो बच्चे नए हैं उनको शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। हम आगे आपको पूरी मनोविज्ञान पढ़ाने वाले हैं।